प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आश्वस्त हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ और आनंद में होंगे। दोस्तों, अपना टॉपिक राष्ट्रपति के ऊपर चल रहा है और राष्ट्रपति के पद के बारे में कल अपन ने अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 60 तक राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस किया था। तो इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। आज आर्टिकल 60 के बाद की जो बात है वो करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, जिसको अपन क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि जो महाभियोग का उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 61। दोस्तों, आर्टिकल 52 आप पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का संवैधानिक प्रमुख या नाममात्र का प्रमुख होगा। इससे नेक्स्ट आर्टिकल 56 में आपने राष्ट्रपति का कार्यकाल पढ़ा था, जो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। और इसमें भी महाभियोग शब्द का उल्लेख किया गया था, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया है उसका उल्लेख आर्टिकल 61 में है। आर्टिकल 60 के तहत राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ लेता है, और ये शपथ इनको कौन दिलाते हैं? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर वो नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। और इसी इनकी शपथ के आधार पर इनको संविधान का श्रेष्ठ संरक्षक भी कहा जाता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, महाभियोग के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है? जो महाभियोग की प्रक्रिया है जिसका अनुच्छेद 61 में उल्लेख है, उसके बारे में असंगत कथन कौन सा है? तो दोस्तों, आप जानते हैं कि महाभियोग की जो प्रक्रिया वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैसी प्रक्रिया है, विधायी, न्यायिक, अर्ध न्यायिक, इनमें से कोई नहीं। तब आपका आंसर आएगा अर्ध न्यायिक। तो ये आपका सही कथन है। अर्ध न्यायिक कैसे है? क्योंकि इसमें राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया की बात की गई, और हटाने का जो प्रोसीजर है वो एकदम से क्या है, जुडिशियल प्रोसेस है। लेकिन ये पूरा का पूरा जो काम है वो विधायिका करती है, इसलिए इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। महाभियोग के लिए संयुक्त अधिवेशन की बैठक का प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर कोई भी विधेयक को लेकर के संसद के दोनों सदनों में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद हो जाता है, तो उसके लिए राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाकर उसका निस्तारण करता है। लेकिन महाभियोग के ऊपर संयुक्त अधिवेशन की बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। तो ये भी आपका सही कथन है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है इसका प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? अमेरिकी संविधान से। तो ये भी आपका सही कथन है। ये एक न्यायिक समीक्षा के योग्य है, यानी कि न्यायालय अगर कोई भी महाभियोग का जो प्रस्ताव लाया गया है और उसको न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। महाभियोग के माध्यम से अगर किसी राष्ट्रपति को हटाया तो राष्ट्रपति उसको चैलेंज कर सकता है न्यायालय में। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर होता है। इसको न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे यही आपका जो कथन है वो असंगत है, क्योंकि यहाँ पे राइट बात ये आती है, यह न्यायिक समीक्षा के योग्य नहीं है, क्योंकि इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो आपका राइट जो असंगत कथन है उसका आंसर हो गया डी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति के दौरान कितने समय के अंदर अंदर चुनाव करवाना आवश्यक है? तो दोस्तों, 6 माह के अंदर। अगर राष्ट्रपति का पद किसी भी कारणवश आकस्मिक रिक्त हो जाता है, हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए, वो त्यागपत्र दे दे या उसको महाभियोग की प्रक्रिया से हटा दिया जाए, तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना आवश्यक होता है। दोस्तों, यहाँ पे जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसके बारे में ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो संसद के किस सदन में लाई जा सकती है? तो वो किसी भी सदन में लाई जा सकती है। आप चाहो तो उसे लोकसभा में ला सकते हैं, चाहो तो राज्यसभा में भी ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त रखी गई है, जो कोई भी सदन महाभियोग का प्रस्ताव लाएगा वो अपनी सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों से समर्थित प्रस्ताव से ही लेकर के आएगा। और ये जो प्रस्ताव लेकर के जैसे लोकसभा के सदस्य लेकर के आए, तो अपनी कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों के माध्यम से 14 दिन पूर्व में एक लिखित सूचना देनी होगी। उसके बाद में सदन का अध्यक्ष उसके लिए बैठक बुलाएगा, बहस करवाएगा, मतदान करवाएगा, और मतदान के दौरान सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से इसको क्या किया जाता है? पारित किया जाता है। और अगर एक सदन उसको 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो दूसरे सदन में भेजा जाता है, और दूसरा सदन उस पर बैठक बुलाने से पहले उस मामले की जांच करवाता है। वो जांच खुद भी कर सकता है वो सदन, या किसी आयोग या समिति के माध्यम से भी जांच करवा सकता है। और दूसरा सदन भी यदि उसको 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, और दोनों सदनों से जिस दिन वो 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा उसी तिथि से उसका त्यागपत्र, उसका पद रिक्त समझ लिया जाता है। तो ये बातें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कम से कम कितने दिन पूर्व नोटिस देना पड़ता है? 14 दिन। और कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/4।
कौन से बहुमत से पारित होता है? सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से। कौन सा सदन जांच करता है? दूसरा सदन। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित प्रस्तावक, अनुमोदक और जमानत राशि के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ तो हमारे संविधान निर्माताओं ने मूल संविधान में राष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ने के लिए किसी भी प्रकार के प्रस्तावक, अनुमोदक या जमानत राशि का कोई उल्लेख नहीं किया था। तो पहला कथन आपका यही है कि मूल संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं था, तो ये सही कथन है। उसके बाद में देखो, राष्ट्रपति के पद की गरिमा को देखते हुए वहाँ पे एक कानून बनाया गया, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, जो 1952 में बनाया गया था। उसी के तहत प्रस्तावक, अनुमोदक और जमानत राशि पहली बार अस्तित्व में आए थे। तो राष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावकों की संख्या 10 की गई थी, अनुमोदक 10 और जमानत राशि 2500 निर्धारित की गई थी। उसके बाद में 1997 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया, तो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के संशोधित निर्वाचन अधिनियम 1997 के तहत इनकी संख्या को बढ़ाया गया। प्रस्तावक 10 से 50 हो गए, अनुमोदक 10 से 50 हो गए और जमानत राशि 2500 से 15,000 रुपये निर्धारित कर दी गई। इससे नेक्स्ट ऑप्शन है, तो ये भी आपका सही कथन है, प्रस्तावक, अनुमोदक केवल लोकसभा के ही सदस्य बन सकते हैं। तो ये यहाँ पे असंगत कथन है, क्योंकि प्रस्तावक और अनुमोदक हैं राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं। तो उनके निर्वाचक मंडल में जितने भी सदस्य शामिल हो सकते हैं, जितने भी सदस्य शामिल होते हैं, उनमें से कोई भी प्रस्तावक और अनुमोदक बन सकता है। जरूरी नहीं कि वो लोकसभा से हो या जरूरी नहीं राज्यसभा से हो, वो विधानसभा से भी हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक मन में सवाल आता है कि आखिर ये प्रस्तावक होते कौन है? तो प्रस्तावक उन्हें कहा जाता है, राष्ट्रपति जब चुनाव लड़ता है तो चुनाव लड़ने से पहले कम से कम उसके पक्ष में 50 प्रस्तावक होने चाहिए। वर्तमान समय में प्रस्तावक का मतलब ये वो व्यक्ति होते हैं जो एक प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने के लिए सभी योग्यताएं रखता है और राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने के लिए काबिल भी है। उसके बाद उन 50 सदस्यों के अलावा अन्य 50 सदस्य उसको समर्थित करते हैं, स्वीकृति देते हैं, उसको अनुमोदित करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अनुमोदक कहते हैं। तो प्रस्तावक अलग सदस्य होते हैं और अनुमोदक अलग होते हैं। जो प्रस्तावक बन चुके हैं वो अनुमोदक नहीं बन सकते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि विधायक या एमएलए के मत मूल्य के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 55 में है। उसके तहत यह व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल, संक्रमणीय तथा गुप्त मत प्रणाली के माध्यम से संपन्न होगा। तो भारत में जो विविधता है, जनसंख्या के आधार पर जो विविधता है, कोई राज्य छोटा है, कोई बड़ा है, किसी में जनसंख्या ज़्यादा है, किसी में कम है, तो उन सभी को समान प्रतिनिधित्व दिलाने के उद्देश्य से संविधान निर्माताओं ने एक प्रणाली अपनाई थी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। उसी के तहत ये व्यवस्था की गई थी कि इनका जो कोई भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का सदस्य वो वोट डालेगा तो उसकी वोट की वैल्यू निकाली जाएगी, उस वोट वैल्यू के आधार पर उसकी गणना की जाएगी। तो यहाँ पे देखो एमएलए का मत मूल्य निकाला जाता है और एक एमपी का मत मूल्य निकाला जाता है। तो एमएलए का मत मूल्य कैसे निकालते हैं? जैसे किसी भी राज्य के एमएलए का मत मूल्य निकालता है, एमएलए का मतलब यहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का जो सदस्य होता है उसका मत मूल्य। तो देखो संबंधित राज्य की कुल जनसंख्या और उस कुल जनसंख्या को किससे डिवाइड करेंगे? उस राज्य के जो निर्वाचित एमएलए हैं उससे डिवाइड करेंगे और गुना 1/1000। जैसे राजस्थान की कुल जनसंख्या है, राजस्थान की वर्तमान में जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार अलग है, जैसे 6,85,48,437 है, लेकिन वहाँ पे 2011 की जनगणना को आधार वर्ष नहीं माना गया है। यहाँ पे 1971 की जनगणना ली जाती है। जैसे 1971 में राजस्थान की जनगणना थी 2,57,65,806। तो दोस्तों ये 2,57,65,806 इसको 200 से डिवाइड करेंगे और आप जानते हैं कि गुणा में 1000 है, तो यहाँ पे गुणा 1000। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होता है वो 129 आपका मत मूल्य होता है। राजस्थान के विधायक का 129 मत मूल्य आएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, 257 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 128 पॉइंट कुछ, यानी कि 129। तो राजस्थान के एक एमएलए का जो वोट की कीमत है वो 129 है। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य के एमएलए का मत मूल्य निकाला जाता है। तो एमएलए का मत मूल्य कि राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य के निर्वाचित एमएलए गुणा 1/1000। तो ये आपका सही कथन है मत मूल्य के संदर्भ में। और जनसंख्या के लिए जनगणना का आधार वर्ष कौन सा लिया जाता है? 1971। तो ये भी आपका सही कथन है।
और सर्वाधिक जो मत मूल्य है वो यूपी का है। यूपी में क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, विधानसभा की सदस्य संख्या भी ज़्यादा है, 403 है, तो वहाँ पे ये मत मूल्य 208 आता है। सबसे कम मत मूल्य सिक्किम का है, जो कि यहाँ पे गलत है। कितना होना चाहिए? 7। तो आपका राइट कथन कौन सा? असंगत पूछा आपसे, तो इसीलिए यहाँ पे ये असंगत हो जाता है, क्योंकि न्यूनतम मत मूल्य 5 नहीं है, कितना है? 7 है। तो आपका सही आंसर होगा डी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे सांसद या एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मत मूल्य की बात की गई है। तो सांसद का मत मूल्य कैसे निकालते हैं कि जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो विधायक हैं उनका मत मूल्य निकाल लिया जाता है, कुल मत मूल्य, और उसको कुल निर्वाचित जो एमपी हैं उनका उससे डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, केवल जैसे लोकसभा की कुल सदस्य संख्या वर्तमान में 545 है, तो निर्वाचित कितने हैं? 543 ही हैं। इसी प्रकार राज्यसभा में कुल 245 हैं वर्तमान में, और निर्वाचित कितने हैं? 233 हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुल सदस्य संख्या होगी 776। इससे डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार से मत मूल्य निकल करके आ जाता है। तो ये आपके सांसद या एमपी के मत मूल्य के संदर्भ में सही कथन है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के एमपी का मत मूल्य समान होता है, ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि यहाँ पे 28 में सारे राज्य शामिल हो गए, 2 में वो केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो गए जिनको निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है, तो इसका मत मूल्य सभी का समान होगा। और वर्तमान में प्रत्येक सांसद का मत मूल्य कितना है? 708 है। चाहे वो राजस्थान का सांसद है, चाहे गुजरात का है, चाहे हिमाचल प्रदेश का है, चाहे दिल्ली का है, सभी का मत मूल्य क्या है? समान है। यह मत मूल्य एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से प्रेरित है। यह आपका कथन असंगत है, क्योंकि मत मूल्य की जो प्रणाली है वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को प्रेरित करती है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो गया डी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके बाद उसकी मतगणना होती है, उसमें निर्धारित कोटा देखा जाता है। जैसे जनरली जैसे अपन विधानसभा लोकसभा के सदस्य का चुनाव देखते हैं, कोई लोकल चुनाव देखते हैं, तो उसमें जिसको ज़्यादा वोट प्राप्त हो जाते हैं वही विजय घोषित हो जाता है। लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर निर्धारित कोटा यानी कुल जो वैध मत हैं उनके आधे से एक ज़्यादा उसके पास प्राप्त होना चाहिए, तब उसको क्या करते हैं? विजेता घोषित करते हैं। तो निर्धारित कोटा के बारे में संगत कथन, तो यानी कि कुल वैध मतों का 50% प्लस 1 सही है। देखो अगर 5 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा या 10 ने लड़ा, तो जो अंतिम नंबर पे है उस अंतिम नंबर को अंतिम पायदान वाले पर रहने वाले उम्मीदवार के मतों को अन्य सभी उम्मीदवारों के मध्य समान रूप से वितरित कर दिया जाता है। ये नौबत कब आती है? जब प्रथम चक्कर की मतगणना में किसी को भी ये कोटा प्राप्त नहीं होता है, तो जो अंतिम नंबर पे है उसके सारे उसको मतगणना से बाहर कर दिया जाता है और उसको जितने वोट मिले वो सब में बराबर बांट दिया जाता है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। 2 उम्मीदवारों के मध्य चुनाव होने के मध्य निर्धारित कोटा की शर्तें लागू नहीं होते हैं। अगर 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है तो वहाँ पे जरूरी नहीं कि 50% जो कोटा है वो प्राप्त करे, तो वो तो सबसे ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर जैसे 10 ने चुनाव लड़ा और बार बार उसका जो प्रथम चक्कर की मतगणना की, फिर द्वितीय चक्कर की मतगणना, इस प्रकार से अगर बाद में 2 ही सदस्य बचते हैं उम्मीदवार, तो उसके मध्य फिर निर्धारित कोटा की जो शर्त है वो लागू नहीं होती है। तो ये भी आपका संगत कथन है। तो ये सारे के सारे संगत कथन है, इसका राइट आंसर होगा डी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सही मिलान कीजिए। तो दोस्तों आप जानते हैं कि प्रथम निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर है नीलम संजीव रेड्डी, यानी कि डी ऑप्शन सही है। पद पर मृत्यु को प्राप्त अब तक 2 राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। लेकिन पहला पूछा गया तो पहला कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कहाँ पे है? सी ऑप्शन में है। प्रथम कार्यवाहक न्यायाधीश राष्ट्रपति, आपको पता है कि एक बार ऐसी स्थिति बनी थी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त थे। तो इस स्थिति में अनुच्छेद 70 के तहत जो वर्तमान उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो वहाँ पे उस समय कौन थे? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो इसका राइट आंसर होगा ए। इसी प्रकार द्वितीय चक्कर की मतगणना से प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? वीवी गिरी बने थे। तो द्वितीय चक्कर की मतगणना से विजय प्राप्त होने वाले एकमात्र अब तक राष्ट्रपति हैं वीवी गिरी। इसी प्रकार देखो प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन है? के.आर. नारायणन। तो इसका राइट आंसर है बी। अब तक 2 दलित राष्ट्रपति बन चुके हैं, के.आर. नारायणन, और वर्तमान में जो रामनाथ कोविंद है वो भी क्या है? दलित राष्ट्रपति है। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और इसके अलावा प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका राइट आंसर देखो ये है DCAEB। तो DCAEB कहाँ पे है? 3rd नंबर पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब तक ऐसे कितने राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं जो पहले उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो चुके हैं?
तो दोस्तों आप जानते हैं कि ऐसे 6 राष्ट्रपति हैं, तो इसका राइट आंसर है 6। 6 कौन कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति बने, वो भी फिर राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुए। इसी प्रकार वीवी गिरी थे, वो उपराष्ट्रपति थे फिर राष्ट्रपति बने। इसी प्रकार शंकर दयाल शर्मा, आर वेंकटरमन और के आर नारायण, ये 6 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पहले उपराष्ट्रपति के पद पर क्या हुए थे? निर्वाचित हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो गया 6। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, शंकर दयाल शर्मा, आर वेंकटरमन और के आर नारायण। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा था, यानी कि अब तक सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कौन सा चीफ जस्टिस था जिन्होंने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा था? तो इसका राइट आंसर है एच आर खन्ना। दोस्तों यहाँ पे एच आर खन्ना है, वो पहले ऐसे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा था। और किसके समक्ष लड़ा था? ज्ञानी जैल सिंह के समक्ष। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति कब बने थे ये भी आपको पता होना चाहिए, 1982 में। तो 1982 में एच आर खन्ना ने यहाँ पे चुनाव लड़ा था। नीलम संजीव रेड्डी यहाँ पे एक प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा था। और इन्होंने किसके खिलाफ? वीवी गिरी के खिलाफ 1969 में। उसके बाद आपको पता है कि 1977 में 1977 में फिर नीलम संजीव रेड्डी है वो निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब तक कितने लोकसभा अध्यक्ष हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा है? तब आपका आंसर आएगा 3। सबसे पहले नीलम संजीव रेड्डी थे, इसके बाद में पी एस संगमा ने लड़ा और इसके बाद मीरा कुमार ने लड़ा। कैप्टन लक्ष्मी सहगल, लक्ष्मी सहगल से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम महिला जिसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा था, तो वो कौन है? लक्ष्मी सहगल है। और किसके सामने लड़ा था? एपीजे अब्दुल कलाम के विरुद्ध चुनाव लड़ा था 2002 में। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अब तक ऐसी कितनी महिलाएं जिन्होंने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा है? तब भी आपका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। तो पहली लक्ष्मी सहगल है 2002 में, फिर 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने चुनाव लड़ा जो चुनाव जीत भी गई थी, राष्ट्रपति रही थी, पहली महिला राष्ट्रपति। उसके बाद में 2017 में मीरा कुमार ने लड़ा था। और प्रथम मुख्य निर्वाचन आयोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो कौन थे जिन्होंने चुनाव लड़ा था राष्ट्रपति का? वो टी.एन. शेषन। और किसके खिलाफ लड़ा था इन्होंने? के आर नारायण के खिलाफ 1997 में। तो इस प्रकार से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन की जो श्रृंखला है इसको आप अच्छे से समझ पा रहे हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं आपके सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।